एक बार प्रेम से बोलिए फिजिक्स महाराज की जय। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फिजिक्स के, जो कि क्लास 10 का ही है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग 10वें क्लास के ही विद्यार्थी इस पर क्लिक किए हुए हैं। तो ये क्लास 10 का जो है पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, इससे संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस टारगेट बुक में दिए गए हैं वो सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कशन आज हम लोग करने वाले हैं। यह इस फिजिक्स के सीरीज का पहला वीडियो है, इसलिए इसका नाम हम दे देंगे पार्ट 1। बाकी के जितने भी वीडियोस होंगे वो सब आपके प्लेलिस्ट में ही मिलेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके और प्लेलिस्ट को देखा करें। हमेशा प्लेलिस्ट में आप लोग अपडेट रहेंगे तो आप लोगों को फायदा होगा। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहला नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे एक नंबर जो सवाल है, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। अब बात को समझिएगा ध्यान से। लेंस का मतलब ही होता है कि आर पर हमको देखना है, ठीक है। ये जैसे मान चले कि एक लेंस हो गया, इसको हम थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं ताकि आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे। यहाँ पे हम मान के चलते कि ये लेंस है, ठीक। तो ये लेंस में आपका अगर आंख यहाँ पे है, ठीक है, आपका आंख जो है अगर यहाँ पे, तो यहाँ से इधर अगर कोई वस्तु है तो इस वस्तु को ये आंख देख सकता है, क्योंकि लेंस जो है पारदर्शी माध्यम होता है। लेंस कौन सा माध्यम होता है जी? पारदर्शी माध्यम। अब थोड़ा सा बात को समझिएगा, यानी कि इतना आप समझ गए कि लेंस को बनाने के लिए एक पारदर्शी माध्यम का ही जरूरत पड़ेगा, यानी कि जरूर उसमें प्रकाश जो है गमन करता रहेगा। तो अब थोड़ा सा बात को समझिए, क्या जल से होकर प्रकाश गमन करता है? तो आप लोग कहेंगे जी हाँ, गमन करता है। इसका मतलब जल का उपयोग करके हम लेंस बना सकते हैं, क्योंकि इससे प्रकाश गमन करता है। क्या कांच से प्रकाश गमन कर सकता है? तो आप लोग कहेंगे जी हाँ सर जी, कांच से भी प्रकाश गमन करता है। इसका मतलब है कि कांच का प्रयोग करके भी लेंस बना सकते हैं। प्लास्टिक, तो प्लास्टिक भी पारदर्शी पदार्थ होता है। तो प्लास्टिक जो है अब अलग अलग टाइप के प्लास्टिक होते हैं, लेकिन मेनली रूप से जो हम लोग के दिमाग में प्लास्टिक आता है वो पॉलीथीन के आसपास का आता है, ठीक है। तो उस तरह का जो प्लास्टिक होगा उससे जो है माने कि पदार्थ वो जो है पारदर्शी माध्यम होता है, इसलिए जो है इसका प्रयोग भी लेंस के रूप में, लेंस बनाने में प्रयोग तो कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि कई सारे प्लास्टिक होंगे जिसका उपयोग जो है लेंस बनाने में नहीं कर सकते हैं, तो उसका बात अलग है, लेकिन इसको कर सकते हैं मेनली रूप से। इतना ध्यान रखिए, इसका पॉजिटिव पार्ट यही है। लेकिन मिट्टी, क्या मिट्टी कभी भी किसी पदार्थ में भर देंगे तो आर पर दिखाई देगा? तो आप लोग कहेंगे कि नहीं, मिट्टी से जो है आर पर दिखाई देने वाला नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि मिट्टी जो है लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया सकता, यानी कि इस क्वेश्चन के लिए, यानी कि पहला नंबर जो क्वेश्चन है इसके लिए सबसे सही आंसर जो है वो ऑप्शन डी होगा, मिट्टी। उम्मीद है कि आपको पहला नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया है। अगर आप लोग को पहला नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया है तो नीचे देखिए एक लाइक का बटन दिया हुआ है, लाइक का बटन दबा दीजिए और ऐसे ही आपको अंत तक वीडियो को देखते चलना है, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं ना, उनको लगता है कि सब चीज पता है और मेरे वीडियोस को यहीं से छोड़ के वापस चले जाते हैं। तो यार मेरे वीडियोस में बहुत सारे चीज मिलते हैं जो कि आप मिस कर देते हैं, और आप जब मिस कर देते हैं ना तो इससे मेरा दिल दुखता है कि हमने इतना मेहनत किया और आपने पूरा पूरा इस वीडियो को देखा तक नहीं। यार तो आप लोग मेरे ऊपर विश्वास रखिए, भरोसा रखिए और वीडियोस को पूरा पूरा देखा करें। हम आपके साथ थोड़ा सा भी नाइंसाफी नहीं करेंगे, क्योंकि हमें भी पता है कि आपका एग्जाम एकदम सिर पर है और आप तैयारी में जुटे हुए हैं। तो चलिए 2 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायऑप्टर है। अब डायऑप्टर क्या है? तो लेंस का क्षमता का ऐसा ही मात्रक होता है डायऑप्टर। तो एक डायऑप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी? अब जाहिर सी बात है उत्तल लेंस का, तो उत्तल लेंस तो आप लोग जानते हैं कि ऐसा होता है और इसका फोकस किधर होता है? तो फोकस इस दाहिने तरफ होता है। इसका मतलब कि इसका जो फोकस दूरी होगा ये जरूर प्लस में होगा, क्योंकि यहाँ पे आप लोग को कार्तीय तल बताए हैं हम। कार्तीय तल में इधर जो होता है सब प्लस में दूरी होता है और इधर वाला जो दूरी होता है माइनस में होता है। ऊपर का दूरी सब प्लस में होता है और नीचे का दूरी जो है माइनस में होता है, ठीक वैसे ही जैसे निर्देशांक ज्यामिति में आप लोग पढ़ते हैं। तो उत्तल लेंस का जो है फोकस दूरी इधर दाहिने तरफ होता है, यानी कि धनात्मक वाले क्षेत्र की तरफ होता है। इसका मतलब यह हुआ कि उत्तल लेंस का जो क्षमता है वो माइनस वाला तो नहीं होगा। अब यहां पे बात है कि एक डायऑप्टर है तो इसका सूत्र थोड़ा सा लगाएंगे। तो यहां पे लेंस का जो क्षमता का सूत्र होता है वो होता है 1/f।
मेरे बात को समझे। तो यहाँ पे डायऑफ्टर में जो है एक दिया है, यानी कि पावर जो है एक डायऑफ्टर दे दिया है, तो यहाँ से फोकस दूरी का मान निकालना है। ठीक है, तो एफ को अगर इधर भेजते हैं तो क्या होगा जी, तो आप लोग कहेंगे सर एफ यहाँ पे चलाएगा, तो एक डायऑफ्टर क्या नीचे चलाएगा, तो आप लोग कहेंगे जी हाँ नीचे चलाएगा, यानी कि 1/1, और यहाँ पे एफ का जो मान निकलता है वो मीटर में निकलता है, तो यानी कि 1 में 1 से भाग देंगे तो ये 1 मीटर होगा। और 1 मीटर किसको बोलते हैं, तो 100 सेंटीमीटर को बोलते हैं। तो ऑप्शन सी आप लोग टिक आउट कर लेंगे। इतना मुझे पता है कि आप लोग समझ चुके हैं। यानी कि एक डायऑफ्टर अगर किसी लेंस का क्षमता है, इसका मतलब फोकस दूरी उसका 1 मीटर रहा होगा, और 1 मीटर रहा होगा मतलब 100 सेंटीमीटर आंसर होगा। जब बात करेगा उत्तल लेंस का, तो उत्तल लेंस का फोकस दूरी धनात्मक होता है, यानी कि ऑप्शन जो है सी टिक आउट करना है। माइनस वाले तो सही नहीं होंगे, ये तो पहले ही छांट दीजिएगा। यह दो में से कौन को टिक आउट करना था। तो अगर लहाएंगे भी ना आंख मूंद के, तो आप लोग बना पाएंगे अच्छे से। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से मेरे वीडियोस को देखते चल रहे हैं, और इसी के चलते हम 3 नंबर क्वेश्चन पे भी आ जाते हैं। तो यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाना चाहिए। तो इस सभी विद्यार्थियों को पता होना चाहिए कि ए हमारा हो गया उत्तल लेंस, यहाँ पे प्रकाशीय बिंदु, यहाँ पे फोकस होता है, यहाँ पे फोकस दूरी का दुगुना दूरी होता है, और यहाँ पे अनंत होता है। जब भी फोकस दूरी के दुगुने दूरी पर हम लोग वस्तु को रखते हैं, तो इसका प्रतिबिंब जो है इधर के फोकस और क्या चीज, फोकस दूरी के दुगुने दूरी, यहाँ पे इसका प्रतिबिंब बनता है, उल्टा बनता है, वस्तु के बराबर बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। यानी कि इसका मतलब हुआ कि आपको अगर वस्तु के बराबर ही, यानी बिंब यानी कि वस्तु के बराबर ही आपको प्रतिबिंब प्राप्त करना है, तो आपको फोकस दूरी के दुगुने दूरी पर प्रतिबिंब को रखना, प्रतिबिंब कर रहे बिंब को रखना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस सवाल का आंसर भी समझ गए होंगे। तो अब यहाँ पे हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन पे चले आते हैं, और 4 नंबर क्वेश्चन जाहिर सी बात है कि आप लोग को बेहद ही पसंद आने वाला क्वेश्चन है। देखिए, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां जो है माइनस में 15 सेंटीमीटर है। तो गोलीय दर्पण का बात कर रहा है, और किसी पतले गोलीय लेंस का बात कर रहा है, माइनस में 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो दर्पण तथा लेंस संभवतः कौन होंगे। अब जाहिर सी बात, देखिए अगर फोकस दूरी इसका माइनस में है, तो इसका मतलब लेंस में अवतल होना चाहिए, क्योंकि अवतल लेंस का जो फोकस होता है वो कुछ इधर होता है, इधर होता है। ठीक है, लेफ्ट में होता है। अवतल लेंस का फोकस किधर होता है जी, लेफ्ट में होता है। ठीक, तो ये अवतल लेंस होगा, यानी कि माइनस वाला जो है दूरी, माइनस में फोकस दूरी, ये अवतल लेंस का हो सकता है। ठीक है, अब देखिए दर्पण का हम लोग थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। दर्पण में जो है अवतल दर्पण एगो होता है। कौन सा दर्पण होता है जी, अवतल दर्पण। और इस अवतल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है ये भी लेफ्ट साइड में होता है, यानी कि बाएं तरफ होता है, यानी कि इधर का दूरी जो है माइनस में होता है। इसका मतलब ये माइनस चिन्ह को देखते देखते हम लोग क्या करेंगे जी, दोनों को अवतल बता देंगे, यानी कि 4 का ऑप्शन ए हो जाएगा। अवतल लेंस का भी फोकस दूरी माइनस में होता है, और अवतल दर्पण का भी फोकस दूरी माइनस में होता है। ठीक है, उत्तल लेंस का फोकस दूरी दाहिने तरफ होने के चलते ई प्लस में होता है, और उत्तल दर्पण का भी फोकस दूरी क्या होता है जी, ई जो है इधर काल्पनिक फोकस होता है, लेकिन ये भी प्लस में होता है, क्योंकि ये दाहिने तरफ होता है। मेरे बातों को आप लोग समझ गए, यानी कि दोनों उत्तल का फोकस दूरी पॉजिटिव होगा, और दोनों अवतल का फोकस दूरी निगेटिव होगा। तो इस सवाल के लिए ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग 5 नंबर सवाल को जाहिर सी बात है बना दिए होंगे, पहले से जानते होंगे प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो आप लोग को भी पता है कि 2 नियम होते हैं। क्या दोनों नियम आपको याद है? अगर याद है तो नीचे थोड़ा सा कमेंट कीजिए, मेहनत कीजिए बबुआ, लिखने से आपको चीजें याद होती हैं। तो अगर प्रकाश के अपवर्तन के दोनों नियम आपको याद हैं तो लिखिए, क्योंकि ये 2 मार्क्स में पूछे जाएंगे। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, तो ये भी 2 नियम है। इसको भी आप लोग नीचे कॉमेंट में लिखिए, और लिख करके बताइए कि सर हम आपके धुरंधर विद्यार्थी हैं और हमें पता है। यहां पे हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन पे चले आते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो सूक्ष्मदर्शी में हम लोग को जूम करके देखना होता है। किसको करके देखना होता है? जूम करके देखना होता है। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा, उत्तल लेंस को है टिक आउट कर देंगे, क्योंकि उत्तल लेंस जो है जूम करके दिखाएगा, यानी कि बड़ा करके दिखाएगा, आवर्धित प्रतिबिंब बना पाएगा। ठीक है, तो उत्तल लेंस जो है एक कंडीशन में आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है और साथ में
काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, जिसकी वजह से उत्तल लेंस जो है सरल सूक्ष्मदर्शी में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें हम क्या करना है जी, बड़ा करके देखना है, आवर्धित करके देखना है, तो उत्तल लेंस हमारे लिए सबसे ज्यादा लाभदायक होगा। यहाँ पे 8 नंबर जो क्वेश्चन है वो स्नेल के नियम से संबंधित है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, तो माध्यम का अपवर्तनांक का जो परिभाषा दिया था, ठीक है, वो स्नेल ने भी दिया था, और वो स्नेल क्या कहा था कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे क्या कहते हैं जी, म्यू से सूचित किया जाता है, और यही अपवर्तनांक का भी मान होता है। यानी कि 8 नंबर का जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर अपवर्तनांक का परिभाषा भी पूछे तो आप लोग स्नेल के नियम को लिख सकते हैं, आपका जो है आंसर गलत नहीं काटा जाएगा। तो 8 नंबर का क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पे 9 नंबर सवाल को देख लीजिए ध्यान से। एक उत्तल लेंस होता है, तो एक उत्तल लेंस जो होता है, उत्तल लेंस तो ऐसा ही होता है, आप लोगों के दिमाग में छप जाना चाहिए उत्तल लेंस। देखिए किनारा पर जो है पतला है, और यहाँ पे बीच में ही मोटा है, थोड़ा ज्यादा देखिए मोटा है, बीच में क्या है, मोटा है, और किनारा पर इधर पतला है और इधर भी पतला है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सभी जगह समान मोटाई तो नहीं हो सकता, बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, किनारा पर मोटा नहीं होता, किनारा पर पतला होता है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसको भी नहीं टिक आउट करेंगे। तो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, जी हाँ बीच में मोटा होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है सी टिक आउट करेंगे, 9 का सी। आप लोग जब मैंने क्वेश्चन पढ़िएगा ना, तो उसके ऑप्शन को भी, क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़िएगा, तब जाके आप लोग आंसर को सही सही टिक आउट करेंगे। नहीं तो जल्दी जल्दी में पढ़िएगा ना, तो फिर आंसर जानते हुए भी ना आप गलत करके आ जाएंगे। इसलिए ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन को सही ढंग से पढ़ने का प्रयास जरूर कीजिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन को देखिए। अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। अवतल लेंस का जो आवर्धन होता है वो m किसके बराबर होता है, तो ध्यान रखिएगा, ये जो है लेंस में v/u होता है प्लस में, यानी कि ऑप्शन जो है डी हो जाएगा। तो 10 नंबर का ऑप्शन क्या मार देंगे जी, डी। अच्छा, वहीं अगर क्या चीज पूछता जी, दर्पण पूछता, तो दर्पण में जो है माइनस हो जाता है। यहाँ पे यही सूत्र होगा, v/u ही होगा, बस यहाँ पे माइनस लगा देना है दर्पण के लिए, और लेंस के लिए प्लस में रहता है। आवर्धन का मान होता है, m का मान होता है। बात क्लियर। अगर आवर्धन का परिभाषा आपको पता है तो नीचे थोड़ा सा कमेंट कीजिए कि आवर्धन का सर परिभाषा ये होगा, क्योंकि अब एग्जाम आप लोग के सामने अगर ये सब चीज छोटा छोटा याद नहीं रहेगा ना, तो फिर आप दिक्कत में फंसेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 11 नंबर सवाल पे हम आ जाते हैं। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या, फोकसांतर यानी कि फोकस दूरी का बात कर रहा है, अब वक्रता त्रिज्या यानी कि क्या चीज, उस दर्पण का जो त्रिज्या का बात कर रहा है, इसके बीच में क्या संबंध होता है। तो आप सभी लोगों को पता है कि अगर कोई गोलीय दर्पण है तो इसमें जो फोकस होता है, यहाँ पे मान चलिए कि फोकस हो गया, और यहाँ पे जो है वक्रता केंद्र हो गया, तो ये ध्रुव से लेकर के फोकस के बीच का जो दूरी होता है, वही फोकस से वक्रता केंद्र के बीच का दूरी होता है। इसका मतलब जो होता है वो त्रिज्या आर हमेशा फोकस का दूगो फोकस मिला के, यहाँ पे भी दूरी एफ होगा और इसी के बराबर ए वाला एफ होता है, यानी कि ए को जो त्रिज्या होगा वो दूगो फोकस के बराबर होगा, या फिर इसी से कहिए कि फोकस जो होता है वो त्रिज्या का आधा होता है। तो यहाँ पे देखिए ये फोकस का आधा त्रिज्या बता रहा है, यानी कि गलत है। बात को समझे, है फोकस और त्रिज्या दोनों का दोनों बराबर होता है, ये भी बात गलत है। यहाँ पे फोकस जो होता है 2/r, ये भी गलत है। यानी कि जो त्रिज्या होता है, देखिए यहाँ पे r बराबर जो है 2f दिया है, तो इस वाले कंडीशन को फॉलो कर रहा है, यानी कि त्रिज्या जो है फोकस का दुगुनी है, फोकस दूरी का जी दुगुनी है, यानी कि ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन छांटना सीख जाइए, क्योंकि परीक्षा में जरूरी नहीं कि यही ऑप्शन दे देगा। वैसे बिहार बोर्ड है वो तो थोड़ा सा लोल बोर्ड है ही, कोई दिक्कत नहीं है। 12 नंबर समझते हैं। निर्गत किरण और अभिलंब। निर्गत किरण किसको, जब 2 बार अपवर्तन होगा ना, तो उसके बाद जो किरण निकलेगा ना, जो अपवर्तित किरण निकलेगा, उसी को निर्गत किरण नाम दिया जाता है। ठीक है, तो निर्गत किरण और अभिलंब के बीच जो बनता है वो निर्गत कोण बनता है। कौन सा कोण बनता है जी, निर्गत कोण। अगर कांच का कोई स्लैब डाल देते हैं तो यहाँ से जो है प्रकाश का अपवर्तन कराते हैं, क्या करते हैं जी, आपतित किरण आएगा, तो यहाँ से अपवर्तित किरण होगा, और अपवर्तित किरण के बाद जो है यहाँ से जो निकलेगा उसको बोलेंगे निर्गत किरण, और यहाँ से जो है अभिलंब बनाएंगे। क्या बनाएंगे जी, अभिलंब बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या बनेगा जी, यहाँ पे निर्गत कोण बन जाएगा, जिसको ई से सूचित करते हैं, तो यहाँ पे निर्गत कोण हो जाएगा। आपतन कोण को आई से सूचित करते हैं, परावर्तन कोण को आर से सूचित करते हैं। ठीक है, तो परावर्तन कोण जो है दर्पण में होता है, तो इस सीधे नहीं हो पाएगा। बात को समझ लीजिए। ठीक है, यहाँ पे निर्गत कोण जो है ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है, यानी कि 12 नंबर का हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। 13 नंबर सवाल को समझिए। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी, तो उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होता है वो प्लस में ही होता है। उत्तल लेंस का फोकस दूरी किस में होगा जी, प्लस में होगा, यानी कि माइनस में डायएफ्टर तो नहीं आएगा। बात क्लियर। अब यहाँ पर समझिए कि फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता पूछा है, यानी कि पावर पूछा है। ठीक है,
तो P का मान जो होता है वो 1/f होता है। अब यहाँ पे समझिए 1 और f का मान जो है 1 मीटर, और यहाँ पे ध्यान रखना कि फोकस दूरी का जो है ये मीटर में ही रखना होता है। तो यहाँ पे 1 मीटर रखेंगे तो क्या होगा, 1 में 1 से भाग लगेंगे तो 1 हो जाएगा, यानी कि 1 डायऑप्टर होगा, और ये प्लस में ही होगा क्योंकि ये उत्तल लेंस है। तो ऑप्शन बी टिक आउट कर देंगे। ठीक है, तो 13 नंबर का क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन बी हो जाएगा। अब हम आप लोगों से उम्मीद कर सकते हैं कि आप लोग कमेंट वमेंट जरूर कर दिए होंगे और साथ में आप लोग लाइक भी जरूर कर दिए होंगे, और अभी तक वीडियो देख रहे हैं ना जी, तो आप अंत तक देखिएगा, आपको बहुत फायदे मिलेंगे, बहुत फायदे। मुझे पता है कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे लोग यूट्यूब पे करा चुके हैं और आप लोग देखे भी होंगे, लेकिन मेरे वीडियोस को देखिए, आपको बहुत फायदे होंगे। ठीक है, क्योंकि हम टेक्निक बताते हैं, ये ध्यान रखिएगा। किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। तो यहाँ पे कोई अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण हम लोग बना लेते हैं, और ये कह रहा है कि काल्पनिक बनाएगा सीधा बनाएगा। तो काल्पनिक मतलब दर्पण के पीछे बनाएगा, और दर्पण के पीछे प्रतिबिंब जो है अवतल दर्पण में एक ही कंडीशन में बनता है, जब प्रतिबिंब को कहाँ रखते हैं जी, ध्रुव और फोकस के बीच रखते हैं। कहाँ रखते हैं जी, ध्रुव और फोकस के बीच रखते हैं। ऐसी स्थिति में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, सीधा प्रतिबिंब बनता है, और आवर्धित यानी कि बड़ा प्रतिबिंब बनता है। आवर्धित कहने का मतलब बड़ा जूम करके प्रतिबिंब बनाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये कहाँ माने कि वस्तु होगा, वस्तु स्थित होगा कहाँ पे, तो हम लोग हमेशा दर्पण के ध्रुव और का चीज फोकस के बीच मारेंगे। तो यहाँ पे दर्पण और उसके फोकस के बीच होगा, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। फोकस वक्रता केंद्र के बीच नहीं होगा, वक्रता केंद्र पर नहीं होगा, वक्रता केंद्र से पड़े, यानी वक्रता केंद्र से पड़े का मतलब वक्रता केंद्र से दूर। ठीक है, जैसे यहाँ पे वक्रता केंद्र होगा तो इससे दूर, तो दूर का यानी कि इधर का बात कर रहा है, ध्यान रखिएगा। पड़े का मतलब इधर होगा। मेरे बात को समझे, तो ये भी कंडीशन नहीं अप्लाई होगा, यानी कि 14 नंबर का ऑप्शन ए हो जाएगा। अब यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा और छोटा बनता है। तो यहाँ पे प्रतिबिंब जो है सीधा भी बनाना है और छोटा भी बनाना है, तो भैया ये काम तो सिर्फ और सिर्फ उत्तल दर्पण ही कर सकता है, यानी कि 15 नंबर का ऑप्शन ए होगा। देखिएगा, इसकी यही खासियत होती है कि कहीं भी कोई भी वस्तु रखा हो, ये इसका माने प्रतिबिंब हमेशा छोटा ही बनाता है और सीधा बनाता है, और यही वजह है कि गाड़ियों में पृष्ठदर्शी यानी कि साइड मिरर के रूप में इस उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि बड़े से बड़े ट्रक को भी ये छोटा प्रतिबिंब बना करके दिखा देता है और सीधा सीधा प्रतिबिंब बनाता है, जिससे हम लोग को भी देखने में आसानी होती है। तो उत्तल दर्पण जो है याद रखिएगा हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। अच्छा, अवतल जो दर्पण होता है वो काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, सीधा प्रतिबिंब बनाता है, बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, छोटा प्रतिबिंब बनाता है, यानी कि हर एक क्वालिटी का ही प्रतिबिंब बना सकता है। समतल दर्पण जो है हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनाता है, और साथ में ध्यान रखिएगा वस्तु के बराबर ही प्रतिबिंब बनाता है, और वस्तु जितने दूरी पर होगी उतना ही दूरी पर प्रतिबिंब भी बनाता है। यानी कि समतल दर्पण किसी भी चीज से मैंने क्या करता है जी, खिलवाड़ नहीं करता है, ये जैसा आपको रहेगा वैसा ही दिखा देता है। तो ये बहुत अच्छा माने कि दर्पण हो जाएगा मेरे हिसाब से। 16 नंबर अब देखिए, अवतल दर्पण होता है, तो अवतल दर्पण अभिसारी होगा कि अपसारी होगा, तो हम यहाँ पे कहेंगे अभिसारी होगा, यानी कि 16 का जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। कारण क्या है, तो देखिए ये जो है इस दर्पण के अगर प्रधान अक्ष के समांतर जो भी किरण लाएंगे, इस सभी किरणों को एक जगह इकट्ठा कर देता है। तो सभी किरणों का करेगा जी, एक जगह इकट्ठा कर देगा। तो एक जगह इकट्ठा करने की क्रिया को बोलते हैं अभिसारी बोलते हैं। जब सब एक जगह इकट्ठा होगा तो क्या कहेंगे, इसको अभिसारी क्रिया बोलेंगे। और यही वजह है कि अवतल दर्पण इसमें अभिसारी क्रिया दर्शाएगा, यानी कि अभिसारी दर्पण भी इसको कह पाएंगे। ठीक है, अपसारी जो होता है क्या चीज, उत्तल दर्पण होता है, क्योंकि ये जो है प्रकाश को फैला देता है। जो भी समांतर किरण आएगा ना उसको क्या करेगा जी, ये फैला देगा, ये चारों तरफ फैला देता है। तो फैलाएगा तो ये अपसारी क्रिया कहलाएगा, और जब एक जगह बिटोर देगा तो इसको अभिसारी क्रिया कहेंगे। तो अभिसारी दर्पण इसको कह देंगे। तो ये अवतल दर्पण कौन सा दर्पण होगा जी, अभिसारी दर्पण, और अपसारी दर्पण कौन सा होगा, उत्तल दर्पण हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग 16 नंबर का जो सवाल का आंसर है वो आप लोग अच्छे से समझे होंगे। ये थोड़ा सा छोटा हमको दिख रहा है, इसलिए इसको हम भी जूम कर देते हैं, क्योंकि हम जो है थोड़ा सा महान आदमी है, जूम करने में एक्सपर्ट आदमी है। ठीक है, और देखिए जूम करने के बाद जो है तो फटिए गया, क्या फ़ायदा। तो यहीं पे हम लोग नहीं, जूम करने में फट जा रहा है, तो हम लोग ऐसा ही रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। 17 नंबर सवाल को पढ़िए। उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है, तो हम हमने आपको बताया है उत्तल दर्पण जो होता है ये हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाता है, और साथ में छोटा प्रतिबिंब बनाने के साथ साथ ये हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है, और इसके साथ साथ हमेशा
ये जो है काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनाता है। यानी कि उत्तल दर्पण जब बात किया तो वास्तविक तो हो ही नहीं सकता, वास्तविक तो हो ही नहीं सकता। और जब उत्तल दर्पण बात करेगा यानी कि आवर्धित यानी कि जूम करके वो प्रतिबिंब नहीं बनाएगा, यानी कि ऑप्शन बी भी गलत हो गया। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही होगा, क्योंकि उत्तल दर्पण हमेशा काल्पनिक और छोटा प्रतिबिंब ही बनाता है। इस चीज को याद कर जाइए। उत्तल दर्पण के पास दो ही कंडीशन होते हैं जिसमें हम लोग अच्छी वस्तु को रखते हैं। एक कंडीशन होता है उत्तल दर्पण और अनंत के बीच, और दूसरा कंडीशन अनंत। ठीक है, तो ये दो ही कंडीशन होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा चैप्टर में। अब यहाँ पे 18 नंबर सवाल को देखिए ध्यान से। कह रहा है निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करना है तो उत्तल दर्पण तो नहीं आएगा और समतल दर्पण भी नहीं आएगा। तो वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए अवतल दर्पण का हम लोग प्रयोग करेंगे। और इसमें कंडीशन क्या कहाँ रख सकते हैं जी वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए, तो आप लोग याद रखिएगा फोकस पे रख सकते हैं, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रख सकते हैं। ठीक है, फिर वक्रता केंद्र पे भी रख सकते हैं, फिर वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रख सकते हैं, फिर अनंत पे भी रख सकते हैं। यानी कि इसमें 5 कंडीशन हो जाएंगे जहां पे अवतल दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। वास्तविक यानी कि इसको पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। दर्पण के सामने प्रतिबिंब होता है ये वाला वास्तविक प्रतिबिंब, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। तो 18 नंबर सवाल भी समझ गए हैं। यहाँ पे 19 नंबर सवाल को समझिए। निम्नलिखित में से किसमें बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। बड़ा प्रतिबिंब बनाना है तो समतल तो बराबरे प्रतिबिंब बनाएगा और उत्तल हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाएगा। मेरे बात को समझ गए। तो वास्तविक में देखिए निम्नलिखित में किसमें बड़ा प्रतिबिंब बनाना है और साथ में वास्तविक प्रतिबिंब बनाना है, तो एक अवतल दर्पण जो होगा वो बड़ा प्रतिबिंब बनाएगा और वास्तविक प्रतिबिंब भी बना देगा। अवतल लेंस जो होता है ये हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, तो इसको भी हम लोग नहीं रखेंगे, ये बात ध्यान रखेंगे। ये लेंस जो है अवतल लेंस ये हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनाता है। जैसे उत्तल लेंस हमेशा काल्पनिक, उत्तल दर्पण काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, वैसा ही यहाँ पे अवतल लेंस भी काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। तो 19 नंबर का जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। वो कौन सा ऑप्शन होगा जी? अवतल दर्पण। यहाँ पे 20 नंबर सवाल को समझिए। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो है वास्तविक तो नहीं होगा। ठीक है, कभी वास्तविक कभी काल्पनिक ही तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो खाली काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे टिक आउट करेंगे, 20 नंबर का बी हो जाएगा। यहाँ पे 21 नंबर सवाल को भी देख लीजिए। किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब यानी कि जूम करके प्रतिबिंब कौन बनाएगा। तो उत्तल दर्पण तो छोटा बना देता है, समतल दर्पण एकदम काची बराबरे प्रतिबिंब बनाता है। तो जूम करके बनाने वाला जो दर्पण होगा वो होगा अवतल दर्पण। सब प्रकार का दर्पण नहीं, सब कहाँ से बना देगा जी? जूम करके नहीं बनाता है। अवतल दर्पण आप लोग टिक आउट कर लेंगे। इस बात को समझ गए कि नहीं समझे? अब यहाँ पे समझते हैं 22 नंबर। 22 नंबर जो सवाल है वो क्या कह रहा है जी? काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा, तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होगा। तिरछा कोनो प्रतिबिंब नहीं बनता है, औधा कोनो प्रतिबिंब नहीं बनेगा, उल्टा प्रतिबिंब बनता है लेकिन काल्पनिक नहीं, वो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। इस बात का ध्यान रखेंगे। तो 22 नंबर का क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन ए हो जाएगा। जितना भी आप लोग काल्पनिक प्रतिबिंब देखे होंगे वो सब का सब उल्टा देखे होंगे, इस बात को आप लोग पढ़े होंगे। अब यहाँ पे 23 नंबर सवाल को देखिए। किस दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो हमेशा आभासी यानी कि काल्पनिक बनाना है और छोटा ही बनाना है, तो इसके लिए उत्तल दर्पण परफेक्ट होगा। ठीक है, छोटा नहीं बनाता है और समतल दर्पण है। अवतल दर्पण जो है हमेशा आभासी नहीं बनाता है, ये कभी कभी वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, तो इस ऑप्शन को भी सिलेक्ट नहीं करेंगे। तो ऑप्शन बी हो जाएगा उत्तल दर्पण। तो 23 नंबर क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन बी। 24 नंबर देखिए। निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होगी। तो कौन सा दर्पण का जो है फोकस दूरी धनात्मक होता है, तो इसका आ जाएगा उत्तल दर्पण, क्योंकि यहाँ पे जो है इसका काल्पनिक फोकस होता है, लेकिन ये जो है दाएं साइड में होता है, तो दाएं साइड में होने की वजह से धनात्मक हो जाएगा, यानी कि उत्तल दर्पण होगा। समतल दर्पण का जो है अनंत पे फोकस दूरी होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और अवतल दर्पण का भी कहाँ होता है जी? अवतल दर्पण जो है फोकस दूरी इसका लेफ्ट में होता है, यानी कि ऋणात्मक होता है। तो अब ध्यान रखिएगा कि ऑप्शन बी हो जाएगा 24 का बी। ठीक है, अब यहाँ पे 25 नंबर सवाल को भी देख लीजिए। गोलीय दर्पण के ध्रुव
गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को कहते हैं फोकस दूरी, यानी कि फोकसांतर बोलेंगे। तो यानी कि 25 का ऑप्शन क्या हो जाएगा जी? बी हो जाएगा। तो हम उम्मीद कर सकते हैं आप लोगों से कि 25 नंबर तक के सवाल को आसानी से समझ चुके हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक अपने साथियों के साथ शेयर नहीं किया है तो कृपया करके साथियों को शेयर कर दें, और चाहें तो आप लोग नीचे कमेंट में @ लगा के उनके चैनल का नाम लिख करके भी प्रमोट कर सकते हैं। ये तो आप लोग के पास पूरा खुला छूट है कि आप अपने साथी को भी टैग कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करो यार, कमेंट करने से ना मुझे खुशी मिलती है कि आप लोग पढ़ाई करते हैं, और इतना पढ़ाई करते हैं, इतना पढ़ाई करते हैं कि बोर्ड में इस बार छेद कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए इस बार छेद करने का सिलसिला जो है जारी करते हैं, और यहाँ पे 26 नंबर से आगे बढ़ जाते हैं। वक्रता त्रिज्या r एवं फोकस दूरी f में संबंध होता है। तो आपको हमने बताया कि वक्रता त्रिज्या जो है, यानी कि वक्रता त्रिज्या का अगर आधा करते हैं तो ये फोकस दूरी बनता है, और चाहे वक्रता त्रिज्या का बात करें तो ये फोकस दूरी का दुगुना होता है। तो यहाँ पे f जो है r के बराबर नहीं होता है, 2 के बटा में r तो नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए r जो है f का आधा होता है, नहीं, यहाँ पे वक्रता त्रिज्या फोकस का आधा थोड़ी ना होता है जी। फोकस दूरी जो होता है वो क्या होता है जी? वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। स्लैश जो दिया है ना, इसका मतलब बट्टा होता है। यहाँ पे f बराबर इसको हम लिख सकते हैं r/2, इस स्लैश का मतलब बट्टा होगा। तो यानी कि ए वाला चीज को फॉलो कर रहा है, तो ऑप्शन ए को टिक आउट करेंगे, 26 नंबर का ऑप्शन ए हो जाएगा। तो चलो बाबू, अब यहाँ पे 27 नंबर पे आ जाते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है जी? हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब बताओ, हजामत बनवाए गई लो, अब हजामत बनवाए गई लो तो जब मुंह तनी बड़का बड़का करके दिखाई तब न मजा आई। तो यहाँ पे बड़का मुंह करके देखना है। तो उत्तल दर्पण तो छोटा प्रतिबिंब बना देगा, यानी कि छोटा कर देगा, तो मुंह छोटा हो जाए तो क्या हो, चेहरा बढ़िया से लौकी, यानी कि खूबसूरती छुप जाई। तो यानी कि उत्तल दर्पण तो ना हो। समतल दर्पण बराबरे प्रतिबिंब बनावे तो एक को छोड़ा कि सब माने कि अवतल दर्पण ना हुई नु तो बड़ा समतल दर्पण हमने के उपयोग कर जाई, ऐसे घर में करबे करे नहीं सब। लेकिन अवतल दर्पण जो है वो हमेशा सीधा प्रतिबिंब नहीं बनाता है। अवतल दर्पण हमेशा सीधा प्रतिबिंब नहीं बनाता है, लेकिन एक कंडीशन ऐसा है, अगर हम लोग माने कि अवतल दर्पण के बहुत ही नजदीक रहे, यानी कि फोकस के और ध्रुव के बीच हमारा अपना मुंह ला दे, तो इस मुंह का प्रतिबिंब जो है काल्पनिक बनाएगा और मुंहवा बड़का करके भंडोला करके दिखाएगा। तो अब देखिए, अब यहाँ पे आप हैं, यहाँ पे अवतल दर्पण है, और यहाँ पे देखिए आपका माने का चेहरा खूब बढ़िया से बन जाएगा। अब चेहरा बने, देखिए भोंक दिए हम, लेकिन ये आपका चेहरा है, इतना ही आपका चेहरा का वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पे समझिए, आपका जो है बड़ा बड़ा मुंह करके दिखाएगा, तो आप जो है आसानी से अपने चेहरा पे जो भी कट वगैरह है, चाहे जो भी मैंने बाल छूट गया हो, चाहे कुछ भी हो, आसानी से देख पाएंगे। इसलिए हजामत बनाने के लिए हमेशा अवतल दर्पण का प्रयोग किया कीजिएगा। और गांव में जो है अवतल दर्पण ना होकर के समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो गांव के हिसाब से मत मार दीजिएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 28 नंबर देखिए, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। तो सोलर कुकर में देखिए, प्रकाश को एक जगह इकट्ठा करना है, और इकट्ठा कौन करता है? तो अवतल दर्पण करता है। तो 28 नंबर का जो है यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा, प्रकाश को इकट्ठा क्यों करना है? क्योंकि प्रकाश जब बहुत सारे एक जगह इकट्ठा होंगे, तो यहाँ पे एक जगह बहुत सारा गर्मी जो है, यानी कि बहुत सारा उष्मा यहाँ पे उत्पन्न हो जाएगा। इस उष्मा का प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं जी? खाना पका सकते हैं। तो उसी को तो सोलर कुकर बोलेंगे। तो ठीक है, तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। समतल दर्पण जो है प्रकाश को एक जगह इकट्ठा नहीं करेगा, उत्तल दर्पण फैलाइए देता है, तो इसका प्रयोग तो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो उत्तल तथा अवतल दर्पण दोनों का नहीं प्रयोग कर सकते बाबू, खाली अवतल का प्रयोग होगा। तो 28 नंबर का क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन ए हो जाएगा। 29 नंबर देखिए, सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है? सर्च लाइट का परावर्तक सतह जो है अवतल दर्पण रखा जाता है। कारण क्या है? थोड़ा सा बात को समझिए। जैसे समझिए, यहाँ पे जो है ये हो गया आपका जो है बल्ब हो गया, और यहाँ पे अवतल दर्पण वाला कैप लगा दिया जाता है, ये बल्ब आपका हुआ। अब इससे क्या होगा जी? प्रकाश जो है यहाँ पे निकलेगा, है सब जो है सतह से टकराएगा। अब प्रकाश का हुआ जी, सब है सतह से टकरा रहा है, ठीक, और सामने भी प्रकाश जाएगा। बात समझे? अभी अवतल दर्पण होने की वजह से क्या करेगा जी? ये सब जो है प्रकाश को एक जगह मैंने सीधा सीधा इसे भेज देगा, इकट्ठा करके भेज देगा, जिससे बहुत दूरी तय कर लेगा। बात को समझे? तो यानी कि अवतल दर्पण वाला जो है कैप इसलिए लगाया जाता है क्योंकि ये प्रकाश को एक जगह इकट्ठा करके बहुत दूर तक भेज पाएगा। ये फोकस मैंने बना देता है पूरा का पूरा, तो बहुत दूर तक ले भेजेगा। तो सर्च करना है ना, सर्च लाइट में क्या करना है? खोजना है। तो खोजने के लिए बहुत दूर तक प्रकाश जाना चाहिए, इसीलिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। वहीं स्ट्रीट लाइट होगा, तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे जो है बल्ब लगाया जाएगा, इसमें अवतल उत्तल दर्पण वाला जो है कैप लगा दिया जाएगा। इससे होगा, इससे प्रकाश जो है फैला देगा, क्योंकि उत्तल दर्पण
प्रकाश को फैलाता है। ठीक है, तो फैलाएगा तो स्ट्रीट पर जो है, स्ट्रीट यानी कि सड़क पर जो है काची प्रकाश तो फैला हुआ चाहिए, बहुत दूर में अंजोर करे, उसको तो दूरी से मतलब नहीं ना, उसका क्षेत्र से मतलब है। तो क्षेत्र देखिए, अगर क्षेत्र जितना बड़ा होगा उतना ही ज्यादा दूर में उजाला होगा, इसलिए जो है स्ट्रीट लाइट में ध्यान रखिएगा उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, और वहीं सर्च लाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि अवतल दर्पण प्रकाश को इकट्ठा करके दूर भेज देगा और उत्तल दर्पण प्रकाश को छितरा देगा, एकदम फैला देगा और वहीं पे रख देगा, यानी कि ज्यादा दूर मंजूर करेगा। तो स्ट्रीट लाइट अलग होता है और सर्च लाइट अलग होता है। सर्च लाइट खोजने वाला लाइट, स्ट्रीट लाइट यानी कि सड़क पे अंजोर वाला लाइट, जो सड़क पर अंजोर करता है। ठीक है, तो 29 नंबर जो है आप लोग बात को समझ गए होंगे। अब यहाँ पे देखिए 30 नंबर, रोगियों का नाक, कान, गला आदि में माने जांच के लिए डॉक्टर का प्रयोग कौन सा करेगा। तो देखिए कान और नाक में जो है छेद कितना बड़का बड़का हो जाता है, बहुत छोटा होता है। अब बहुत छोटा छेद में जो है प्रकाश माने कि प्रकाश भेजना है, तो इसका मतलब प्रकाश को इकट्ठा करके भेजना होगा। तो प्रकाश का इकट्ठा कौन करता है, अवतल दर्पण न करता है जी। तो 30 नंबर का काम मार दीजिएगा, ऑप्शन ए मारिएगा। ठीक है, अवतल लेंस नहीं प्रयोग करेंगे क्योंकि लेंस तो आर पार हो जाएगा ना उसमें प्रकाश। उत्तल लेंस प्रयोग मत कीजिए, उत्तल दर्पण का प्रयोग करेंगे। क्या होगा जी, उत्तल दर्पण का, तो ये प्रकाश को तो फैला देगा, तो इसका भी प्रयोग मत कीजिए। अवतल दर्पण का प्रयोग कीजिए जो कि प्रकाश को इकट्ठा करके क्या करेगा जी, भेजेगा। तो 30 नंबर का जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। मेरे ख्याल से आप लोग 30 नंबर तक ले बात को समझ गए होंगे। अब यहाँ पे हम लोग 31 नंबर सवाल को समझते हैं। पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा होगी। देखिए, तो हवा में इसका फोकस दूरी ज्यादा होगा, क्योंकि हवा का जो अपवर्तनांक है पानी की अपेक्षा क्या होता है जी, कम होता है। तो यहाँ पे देखिए, अगर पानी में उत्तल लेंस को डुबा देते हैं तो इसमें प्रकाश का जो गति होगा वो धीमा होगा, और हवा में प्रकाश का चीज होगा गति वो तेज होगा। तो इसका मतलब क्या होगा जी कि फोकस दूरी जो है घट जाएगा। हवा से अगर पानी में लाएंगे तो क्या होगा जी, फोकस दूरी उसका घटेगा, क्योंकि प्रकाश जो है उतना तेजी से गमन नहीं करेगा। आप एग्जाम्पल से समझिए ना जी। देखिए, जैसे एक पत्थर लिए और पत्थर लेकर मार दिए, अभी पानी की सतह पे देखिए आएगा तो इसको जाना चाहिए था ना इधर, लेकिन इधर नहीं जाएगा। जैसे ही पानी की सतह पे आएगा तो इससे इसका गति कम होगा, और गति कम होगा तो इधर गिर जाएगा। इस बात को समझे कि नहीं समझे। तो यानी कि प्रकाश का भी वो गति होता है, और गति होने की वजह से देखिए हवा में जब यही लेंस रहेगा तो इससे प्रकाश जो है बने का चीज बहुत ही तेजी से जाएगा, और वहीं इसी लेंस को जो है पानी में ला देंगे तो क्या होगा जी, प्रकाश का गति इसमें धीमा हो जाएगा। यानी कि ये जो है जो जाना चाहिए था दूर, वो का चीज जी एकदम नजदीक रह जाएगा, इसमें जो है कोई बने विक्षेपण देखने को खास नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा जी, फोकस दूरी यहाँ पे कम हो जाएगा, पानी में फोकस दूरी क्या हो जाएगा जी, कम हो जाएगा। तो 31 नंबर का क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन बी कर देंगे, कम कर देंगे, क्योंकि पानी में फोकस दूरी इसका कम होगा। इस बात का ध्यान रखेंगे। 32 नंबर सवाल को देखिए, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। तो उत्तल लेंस में जो प्रतिबिंब बनेगा वो उत्तल लेंस में प्रतिबिंब क्या होता है जी, बराबर और सीधा बनेगा क्या। तो बराबर जब होगा तो उस समय सीधा नहीं बनता है, ध्यान रखिएगा। देखिए, एक यहाँ पे फोकस होता है और यहाँ पे फोकस दूरी का दुगुना दूरी होता है। इधर भी देखिए एगो फोकस होता है और इधर एगो फोकस दूरी का दुगुना दूरी होता है। ठीक है, इसको डैश के रूप में रखते हैं, ध्यान रखिएगा। तो अब देखिए, बराबर जब प्रतिबिंब बनाना होगा तो इस समय तो यहाँ पे 2f पर रखना होगा। ठीक है, लेकिन इस 2f का प्रतिबिंब जो है सीधा नहीं बनेगा, क्योंकि 2f का प्रतिबिंब यहाँ पे अगर देखिए बिंब अगर यहाँ पे रखते हैं तो प्रतिबिंब जो है उल्टा बनेगा, तो सीधा नहीं बनेगा। नहीं, ऑप्शन जो है ए गलत है। वास्तविक और उल्टा बनेगा। जी हाँ, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, वास्तविक और सीधा, वास्तविक जो है सीधा नहीं बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब कभी भी सीधा नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन सी भी नहीं टिक आउट करेंगे। तो ऑप्शन बी हमको एक लायक दिखा है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी को हम लोग टिक आउट करेंगे। वास्तविक जो है प्रतिबिंब उल्टा ही बनता है। यहाँ पे उल्टा गलत लिखा है, आप लोग उल्टा ऐसे लिखा कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 32 नंबर का क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन बी हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग चल लेते हैं कितना नंबर सवाल जी, 33 नंबर सवाल पे। तो 33 नंबर सवाल समझिए, उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है जब बिंब। तो उत्तल लेंस जो है काल्पनिक प्रतिबिंब एक कंडीशन में बनाता है, ध्यान रखिएगा। उत्तल लेंस हो गया, यहाँ पे फोकस होगा और यहाँ पे प्रकाशीय केंद्र होगा, तो इसके बीच में अगर कोई वस्तु को रखते हैं तो ऐसी स्थिति में ये काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, यानी कि लेंस के एकदम सामने ही बन जाता है। तो ये काल्पनिक प्रतिबिंब होता है कब, जब फोकसांतर से कम दूरी पर होता है। फोकसांतर यानी कि फोकस दूरी से कम दूरी पर, यानी कि इधर और का प्रकाशीय केंद्र के बीच वस्तु होगा तब। तो फोकस पर रहेगा तो ये तो नहीं बनेगा, फोकस पर रहेगा तो अनंत प्रतिबिंब बना देगा ना, अनंत पर रहेगा तो फोकस पर प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, अब फोकसांतर के दुगुने दूरी पर रहेगा चाहे अनंत के बीच रहेगा, तो ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे इसका प्रतिबिंब भी वास्तविक बनाता है, उल्टा बनाता है। तो फोकसांतर से कम दूरी रहेगा तभी जाके क्या होगा जी, ये माने काल्पनिक प्रतिबिंब बनाएगा और साथ में अच्छा काल्पनिक प्रतिबिंब ही खाली बनाता है। काल्पनिक प्रतिबिंब तो एक ही कंडीशन है, यहाँ पे फोकसांतर से कम दूरी, आंसर टिक आउट कर लीजिएगा। 34 नंबर सवाल को देखिए,
यहाँ पे कह रहा है कि लेंस की क्षमता होती है, तो लेंस की क्षमता जो है फोकस दूरी का दुगुना तो नहीं होता है, फोकस दूरी का दुगुना त्रिज्या होता है, त्रिज्या आर होता है। फोकस दूरी के बराबर, फोकस दूरी के बराबर तो कुछ नहीं होता है, ठीक। फोकस दूरी की तीन गुनी वाला भी कॉन्सेप्ट हम लोग नहीं पढ़े हैं कहीं पे भी। फोकस दूरी का व्युत्क्रम, जी हाँ बिल्कुल सही आंसर है। जो लेंस का क्षमता होता है वो होता है 1/f, और इसी 1/f को बोलते हैं फोकस दूरी का व्युत्क्रम, ठीक है। उल्टा क्या बोलते हैं जी, फोकस दूरी का व्युत्क्रम यानी कि उल्टा, ये ध्यान रखिएगा। तो यानी कि यहाँ पे 34 नंबर का ऑप्शन सी टिक आउट कर देंगे। अब यहाँ पे 35 नंबर सवाल समझिए। उत्तल लेंस में जब बिंब एफ और 2f के बीच रखा जाता है तब वहाँ प्रतिबिंब मैंने होता है। देखिए अब यहाँ पे उत्तल लेंस हम लोग बना लेते हैं। यहाँ पे समझिए एफ होगा, यहाँ पे जो है 2f होगा, इधर भी क्या होगा जी, एफ होगा, और यहाँ पे होगा 2f, ठीक। तो आप लोग को पता है पहला कंडीशन यहाँ पे होता था, दूसरा कंडीशन, तीसरा कंडीशन, चौथा कंडीशन, पांचवा कंडीशन, छठा कंडीशन। पहला नंबर का प्रतिबिंब जो है इधर ही बन जाता है, दूसरा नंबर का अनंत पे बनता है, दूसरा नंबर का चीज अनंत पे बनेगा, तीसरा नंबर का क्या होगा जी, यहाँ पे फोकस और 2f वाला बीच जो होगा वो क्या चीज यहाँ पे बनेगा, जिसका यानी कि 2f और अनंत के बीच बनता था, याद रखिएगा। तो ई वाला प्रतिबिंब कैसा होता था जी, वास्तविक होगा, ये क्या होगा जी, वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वस्तु से बड़ा होगा, ठीक है। तो बड़ा और वास्तविक यह हो सकता है। देखिए छोटा और काल्पनिक, काल्पनिक तो नहीं होगा, ये वास्तविक होगा। बड़ा और काल्पनिक, काल्पनिक तो नहीं होगा, ठीक है। छोटा और वास्तविक नहीं, छोटा नहीं होगा, ये वस्तु से बड़ा बनेगा, ठीक है। तो छोटा नहीं हो सकता। तो ऑप्शन ए मारिएगा, 35 नंबर का ऑप्शन ए। उम्मीद है कि ये वाला ट्रिक आप लोग को याद होगा, क्योंकि ये वाला ट्रिक जो है हम डिस्कस किए थे, बहुत पहले डिस्कस किए, और मेरे कोचिंग वाले जो विद्यार्थी होगा उनको भी पता होगा ये ट्रिक क्या है, ठीक है। उत्तल दर्पण में भी बताए थे, अवतल दर्पण में भी ट्रिक बताए थे, उत्तल लेंस में भी, अवतल लेंस में भी, चारों में ट्रिक बताए हुए हैं ये वाला। तो कंसेप्ट आप लोग ध्यान रखिएगा, इस पे ये बने सवाल आसानी से बन जाएगा। अब यहाँ पे 35 नंबर के बाद जो है 36 नंबर पे चले आते हैं। दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं। तो दो को वक्रीय पृष्ठ से जो है घिरेगा वो ठोस माध्यम, वो क्या कहलाएगा जी, लेंस कहलाएगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे माध्यम के जगह पे पारदर्शी माध्यम करना चाहिए था। क्या करना चाहिए जी, पारदर्शी माध्यम। ये वाला शब्द थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, पारदर्शी माध्यम अगर रहता तब जाके यहाँ पे लेंस सही आंसर होता है। हालांकि पारदर्शी नहीं लिखा है तब भी इसमें से दर्पण तो नहीं होगा, त्रिज्या तो नहीं होगा, समतल दर्पण भी नहीं होगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, तो लेंस ही यहाँ पे सही आंसर होगा। लेकिन यहाँ पे शब्द जो है गड़बड़ दिए हैं, तो शब्द में थोड़ा सुधार कर लीजिएगा, पारदर्शी माध्यम लिखिएगा। क्या लिखिएगा जी, पारदर्शी माध्यम, ठीक है, ताकि जो है लेंस प्राप्त हो जाए। अब यहाँ पे 36 के बाद जो है 37 नंबर पे आ जाते हैं। किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जाता है। तो आपको हमने एक ट्रिक बताया है, दूर कहे या चाहे दीर्घ कहे, ठीक है, निकट कहे चाहे नजदीक कहे, निकट कहे चाहे नजदीक कहे। अब देखिए यहाँ पे दो गो अक्षर है, एक दो अक्षर, यहाँ पे भी दो गो अक्षर है, तो इससे एक अक्षर बढ़ाएंगे तो कौन सा लेंस का नाम आएगा, तो आप लोग कहेंगे 3 अक्षर का उत्तल लेंस, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये 3 अक्षर का, इससे एक ऊपर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, 4 अक्षर का। 4 अक्षर में तो 4 अक्षर रख दीजिए, ठीक है। तो 4 अक्षर में कौन सा लेंस का नाम होता है, अवतल लेंस का नाम होता है। यानी कि आप लोग यहाँ पे समझ जाइए कि 2 अक्षर का होगा तो इससे एक अक्षर बढ़ाइएगा तो जौन लेंस का नाम जो है मिलेगा ना जी, उसी लेंस का यहाँ पे नाम रख दीजिएगा। तो दीर्घ दृष्टि दोष कहा है, कौन सा कहा है जी, दीर्घ दृष्टि दोष, यानी कि 2 अक्षर का है, तो 2 अक्षर से एक बढ़ाएंगे अक्षर तो क्या होगा जी, 3 अक्षर का बनेगा। 3 अक्षर में होता है उत्तल लेंस का नाम, ठीक है। तो यानी कि दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, यानी कि ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, 37 नंबर का बी। ये ट्रिक आप लोग याद रखिए, एक अक्षर बढ़ाने वाला ट्रिक आप लोग जरूर याद रखिएगा। यहाँ पे 37 नंबर के बाद जो है हम सीधे सीधे आ जाते हैं 38 नंबर सवाल पे। और 38 नंबर सवाल क्या कहता है जी, नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है। तो देखिए दर्पण के सामने कोई वस्तु रहेगा, कोई भी वस्तु रहेगा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, तो इसका दूरी क्या होगा जी, इधर मापेंगे, यानी कि यहाँ पे ध्रुव से जो है दूरी मापेंगे तो लेफ्ट साइड में दूरी क्या होगा जी, ऋणात्मक हो जाएगा। तो 38 नंबर का क्या ऑप्शन होगा जी, ऑप्शन बी होगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, बिंब दूरी जो होता है, बिंब दूरी को यू से सूचित करता है, और यू जो है हमेशा माइनस में होता है, चाहे किसी भी दर्पण में हो चाहे किसी भी लेंस में हो, ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि वस्तु हमेशा लेफ्ट साइड में रखने का नियम आ चुका है। अब यहाँ पे 39 नंबर समझते हैं। 39 नंबर सवाल क्या कर रहा है जी, प्रत्येक लेंस के 2 वक्रता केंद्र होते हैं, क्योंकि तो 2 के वक्रता केंद्र होने के पीछे का रीजन यही है कि एक इधर भी गोलीय माने सतह होता है, एगो इधर भी गोलीय सतह होता है। तो इसका भी एगो क्या चीज होगा जी, यहाँ पे वक्रता केंद्र होगा, इस माने कि इस सतह का भी क्या होगा जी, एगो वक्रता केंद्र होगा। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से एगो त्रिज्या होगा और यहाँ से भी एगो त्रिज्या होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ जी कि 2 वक्रता केंद्र क्यों होता है, क्योंकि इसमें 2
वक्र सतह होता है। तो यहाँ पे 39 का ऑप्शन जो है ए हो जाएगा। लेंस की दो वक्र सतह है, लेंस की एक सतह वक्र दूसरी समतल होगा, तो ऐसा जो है क्या चीज दो गो केंद्र तो नहीं आएगा, एक केंद्र का होगा जी अनंत पे चला जाएगा। जैसे ही समतल होगा तो ऐसे ही केंद्र कहाँ चला जाएगा जी अनंत पे। लेंस की दोनों सतह समतल होती है, समतल होगा तो दोनों का सतह का होगा जी अनंत पे जो है उसके बाद में वक्रता केंद्र होगा, तो उसको केंद्र को नहीं मानेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इस इनमें से कोई नहीं, ऐसा तो ऑप्शन नहीं कि नहीं होगा, ऑप्शन ए तो हमको दिख गया। तो 39 नंबर का होगा जी ऑप्शन ए हो जाएगा। 40 नंबर देखिए, गोलीय लेंस, लेंस जैसे ही कहा तो यू माइनस में होगा, यू क्या होगा जी माइनस में होगा, ध्यान रखिएगा। यानी कि वस्तु दूरी हमेशा ऋणात्मक, वस्तु दूरी हमेशा ऋणात्मक, अभी आपको बताया वस्तु दूरी ऋणात्मक। देखिए, तो फोकस दूरी एफ, वस्तु दूरी यू और प्रतिबिंब दूरी v में संबंध है, तो इसमें वस्तु की जो दूरी होगा उसको माइनस में लेना है, तो वस्तु का दूरी जो है माइनस में, यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। हाई वाला जो है एफ माइनस में दिया है, ये गलत है। ठीक है, यहाँ पे v माइनस में दिया है, ये भी गलत है। ठीक है, यही तो दर्पण सूत्र होता है ना, सब प्लस में हो तो कौन सा सूत्र हो जाएगा, ये दर्पण सूत्र होगा। कौन सा सूत्र होगा जी, दर्पण सूत्र। लेकिन कहा था यहाँ पे लेंस सूत्र, गोलीय लेंस का है 40 नंबर में, तो लेंस के लिए जो है यू माइनस करेंगे, क्या करेंगे जी यू माइनस में रखेंगे, तो 40 का ऑप्शन बी होगा। यू यानी कि वस्तु दूरी हमेशा ऋणात्मक, हमने आपको अभी बताया था कि वस्तु हमेशा लेफ्ट साइड में रखते हैं, इसी वजह से वस्तु का दूरी यानी कि बिंब का जो दूरी होगा वो माइनस में होगा हमेशा। तो इस 40 नंबर का क्या होगा जी ऑप्शन बी टिक आउट कीजिएगा। यहाँ पे 41 नंबर सवाल को समझिए ध्यान से। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। ठीक है, तो अवतल दर्पण का जो फोकस दूरी है वो 10 सेंटीमीटर है, यानी कि एफ का मान जो है 10 दे दिया है, तो त्रिज्या का मान पूछा है, यानी कि आर का मान पूछा है, तो सूत्र होता है 2f। ठीक है, तो 2 और एफ का मान जो है 10 होगा, तो 10 दूना के 20 सेंटीमीटर होगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। तो 41 नंबर का मार देंगे जी ऑप्शन बी टिक आउट कर लेंगे। अब यहाँ पे हम लोग सीधा सीधा आ जाते हैं 42 नंबर सवाल पे, और हम लोग आगे बढ़ते हैं बढ़िया से। अब देखिए 42वां सवाल, देखिए निम्नलिखित में से किस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब बनाना है, क्या बनाना है जी, वास्तविक प्रतिबिंब बनाना है। ठीक है, तो वास्तविक प्रतिबिंब तो उत्तल लेंस नहीं बनाता है, क्या अवतल लेंस बनाता है, जी हाँ बनाता है। कांच की पट्टिका जो है नहीं आंसर टिक आउट, क्योंकि अवतल लेंस यहाँ पे मिल चुका है, वास्तविक प्रतिबिंब बनाने वाला ठीक है लेंस। तो यहाँ पे 42 नंबर का हो जाएगा जी वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है, और यहाँ पे ऑप्शन जो है वास्तविक प्रतिबिंब तो अवतल लेंस ही होगा, क्या होगा जी अवतल लेंस होगा। ठीक है, उत्तल लेंस तो हमेशा, एक मिनट हम दर्पण वाला माइंड में चल रहा है जी बबुआ, ध्यान रखो गलत हो रहा था अभी। कांच की पट्टिका तो नहीं होगा, यहाँ पे उत्तल लेंस जो होता है ए वाला लेंस, उत्तल लेंस हम दर्पण का दिमाग में देख के बता रहे थे आपको आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तल लेंस जो होगा वो कौन सा प्रतिबिंब बनाएगा जी वास्तविक प्रतिबिंब बनाएगा। इसमें एक कंडीशन होता है प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच वाला, जिसमें काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, एक नंबर कंडीशन है। बाकी इधर कहीं भी वस्तु रखेंगे तो सबका प्रतिबिंब क्या बनाएगा जी वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, वस्तु से बड़ा भी बना लेगा, वस्तु से छोटा भी बना लेगा, यानी कि ऑप्शन जो है बी होगा। 42 नंबर क्या होगा जी ऑप्शन बी होगा। मेरे माइंड में थोड़ा सा दर्पण वाला चलने लगा था, सॉरी इसके लिए। यहाँ पे 43 नंबर सवाल को समझिए, कह रहा है उत्तल लेंस, अब यहाँ पे लेंस है, क्या चाहिए जी लेंस, आप शब्द को ध्यान रखेंगे, द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है, यानी कि काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु कहाँ रहता है। तो उत्तल लेंस में जो है आवर्धित प्रतिबिंब बनाने का जो है एक ही कंडीशन है, आप लोग को हम बार बार कर रहे हैं, प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच, यानी कि फोकस और लेंस के बीच का बात कर रहा है यहाँ पे, तो ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। ठीक है, जनरली प्रकाशीय केंद्र से यहाँ तक दूरी में जो है वस्तु रख ही नहीं सकते, कारण क्या है, क्योंकि तो लेंस का भाग है, अब लेंस के भीतर थोड़ी ना वस्तु रखेंगे, लेंस और फोकस दूरी के बीच में ही रखना होगा, ध्यान रखिएगा, लेंस और फोकस के बीच में, ये ध्यान रखिएगा। तो 43 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा जी ऑप्शन बी हो जाएगा। उम्मीद है आप लोग 43 नंबर सवाल को समझे होंगे। ये देखिए 44 नंबर सवाल तो बना दिया है, हालांकि हमको भी बनाना ही पड़ेगा क्योंकि आप लोग समझ नहीं पाएंगे, हमको पता है। एक गोलीय दर्पण जो है 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे बिंब का प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी बनाता है, यानी कि बिंब जो है 5 सेंटीमीटर पर रखा गया है। ठीक है, तो यू का मान जो है 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब प्रतिबिंब जो है कितना जी 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी कि प्रतिबिंब का जो दूरी है वो कितना है जी 30 सेंटीमीटर। यू से जो है वस्तु की दूरी यानी कि बिंब की दूरी को लिखते हैं, और भी से जो है प्रतिबिंब की दूरी लिखते हैं। तो जिस ओर बिंब बनता है उस ओर आवर्धन है। ठीक है, अच्छा दूरी पर उसी ओर बनता है जिस ओर बिंब है, यानी कि जो है वस्तु दूरी क्या होगा जी यहाँ पे देखिए, वस्तु दूरी माइनस में रखेंगे तो प्रतिबिंब दूरी भी क्या होगा जी माइनस में ही होगा। ठीक है, क्योंकि वस्तु दूरी हमेशा ऋणात्मक होगा, बात को समझिएगा ध्यान से, इस सवाल को बढ़िया समझिए, एक बार हम आपको फिर से समझाते हैं, नहीं तो आप लोग जो है कन्फ्यूजन हो जाएंगे, कन्फ्यूजन माने कि कन्फ्यूज हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। हम यहाँ पे सवाल को फिर से समझते हैं।
एक गोलीय दर्पण से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे बिंब, ठीक है, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई बिंब रखा गया है। हम मान के चलते हैं कि ये अवतल दर्पण है, बोले उत्तल लेंस है। कौन सा लेंस है जी? उत्तल लेंस। इससे जो है 5 सेंटीमीटर की दूरी पर इधर क्या रखा गया है जी? वस्तु रखा गया है। मान के चलते हैं कि 5 सेंटीमीटर पर है, ठीक है। तो प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर उसी ओर बनता है जिस ओर बिंब है, यानी कि जिधर बिंब है उधर प्रतिबिंब बनता है 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक ले जो दूरी है 30 सेंटीमीटर है। तो इधर की सभी दूरियां ऋणात्मक होती है, इसलिए यू का मान जो है माइनस में होगा और भी का मान भी माइनस में होगा। इस बात को आप लोग समझ सकते हैं। अब यहाँ पे जो है क्या कहा है जी? आवर्धन पूछा है, तो आवर्धन का सूत्र हम लोग लगाएंगे। आवर्धन जो एम का सूत्र होता है वो माइनस में भी बटा यू होता है, ठीक है। तो माइनस लगा दिए, भी का जो मान होगा माइनस का 30 है तो यहाँ पे रख लेंगे माइनस का 30, और यू का जो मान होगा माइनस का 5 होगा तो यहाँ पे माइनस का 5 रख लेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा बात को समझिएगा, 5 से 6 बार में कटेगा, माइनस माइनस जो है भाग देंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस में माइनस होगा तो माइनस होगा, यानी कि माइनस का 6 आएगा, यानी कि ऑप्शन जो है बी होगा। अब चूंकि यहाँ पे आवर्धन है तो आप लोग साइन को इग्नोर भी कर देंगे तो कोनो दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी चिन्ह परिपाटी का उपयोग करके ही इस दर मैंने कहा आवर्धन का सूत्र को प्राप्त किया गया है। लेकिन हम कहेंगे चिन्ह के साथ ही रखिए, जैसे यहाँ पे चिन्ह के बिना रख दिया है, तो इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे कि चिन्ह के साथ लिखेंगे तो ज़्यादा बेस्ट होगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरे बातों को समझे होंगे। तो 44 नंबर का जो है यहाँ पे आंसर कौन होगा जी? ऑप्शन बी होगा, माइनस का 6, ठीक है। अब यहाँ पे 45 नंबर सवाल देखिए, एक उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंब रखी गई है, तो उत्तल लेंस बना लेंगे। और यहाँ पे कह रहा है कि 30 सेंटीमीटर पर, कितना सेंटीमीटर पर जी? 30 सेंटीमीटर पर। हम बात को समझते हैं, एगो फोकस होता है, एगो 2f होता है, फोकस दूरी का दुगुना दूरी होता है, ठीक है। तो इससे 30 सेंटीमीटर इधर इधर कोनो जो है 30 सेंटीमीटर की दूरी पर कहीं बिंब रखा गया इधर है, ठीक है। लेंस से बराबर दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, यानी कि लेंस से बराबर दूरी पर, यानी कि इधर जो है क्या चीज़ है? वास्तविक प्रतिबिंब कोई बन जाता है। मान चलते हैं कि इधर जो है वास्तविक प्रतिबिंब कोई बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब यानी कि उल्टा बनेगा, तो जाहिर सी बात है इधर ही बनेगा। तो यहाँ पे उतना ही दूरी पर कह रहा है, यानी कि इस वस्तु जरूर जो है 2f पर रखा गया होगा, इसीलिए जो है इस उतना ही दूरी पर का चीज 2f पर ही प्रतिबिंब बन रहा है। यानी कि 2f का वस्तु जब रखेंगे 2f पर तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है जी? 2f पर ही बनता है। तो यहाँ पे कहा है कि वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी दोनों का चीज बराबर है, इसीलिए यहाँ पे वस्तु मान लेते हैं कि 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है। इसका मतलब यहाँ पर समझिए, तो लेंस का फोकस दूरी क्या होगा? तो लेंस का फोकस दूरी क्या होगा? देखिए 2f का जो मान है वो 30 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब फोकस दूरी कितना रहा होगा? जरूर 15 सेंटीमीटर होगा, तभी तो फोकस दूरी का दुगुना जो है दूरी 30 सेंटीमीटर दिया है, यानी कि 15 सेंटीमीटर दुगुना कितना होगा जी? 30 सेंटीमीटर होगा, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? मेरे बात को समझिए, r/2 वाला जो फॉर्मूला है गलत लगाया है। यहाँ पे लेंस जब कहा है तो लेंस के अनुसार से चलेंगे, ठीक है। यानी कि 2f का जो मान दे दिया है वो 30 सेंटीमीटर दिया है, क्योंकि वस्तु जो है जहां पर रखेगा उससे उतना ही दूरी पर, देखिए लेंस से उतना ही दूरी पर उसका प्रतिबिंब बना है, इसका मतलब जरूर वस्तु जो है 2f पर रखा गया होगा, तभी जाकर 2f पर प्रतिबिंब बना है। और 2f का जो दूरी है वो 30 सेंटीमीटर दिया है, तो यहाँ पे 30 सेंटीमीटर रख लेंगे, तो फोकस दूरी कितना हो जाएगा? 30 का आधा हो जाएगा, यहाँ पे 15 सेंटीमीटर। यहाँ पे चिन्ह का कोई लोचा नहीं दिया, इसलिए जो है हम चिन्ह का लोचा नहीं कर रहे हैं, ठीक है। नहीं तो चिन्ह के साथ अगर देता तो चिन्ह के साथ भी हम लोग खेल सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पे फोकस दूरी कितना हो गया जी? 15 सेंटीमीटर हो गया, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो 45 नंबर क्या मारेंगे जी? ऑप्शन सी टिक आउट करेंगे। अब यहाँ पे 46 नंबर सवाल को बढ़िया से समझने का प्रयास करते हैं। तो कह रहा है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। उत्तल लेंस का बात किया तो इसका मतलब फोकस जो है इसका धनात्मक होगा। फोकस क्या होगा जी? धनात्मक होगा 20 सेंटीमीटर। लेंस की क्षमता क्या होगा? तो ये ऋणात्मक वाला तो बात ही हटा दीजिए, क्योंकि फोकस दूरी धनात्मक होगा उत्तल लेंस का। तो क्षमता पूछा है, यानी कि पी का मान पूछा है। जरा सा बात को समझिएगा ध्यान से। पी का मान क्या होता है? 1/f होता है। एफ को मीटर में रखना होता है, सेंटीमीटर को मीटर में बदलेगा तो क्या होगा जी? तो यहाँ पे कहेंगे 20/100 हो जाएगा, क्योंकि 100 से भाग देंगे तब जाके मीटर में बदलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ है? 1 के बटा में एफ का मान जो है 20/ हम लोग 100 रखेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब 100 ऊपर जाएगा और कहाँ आएगा जी? 20 जो है नीचे आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 20 से जो है 5 बार में कटेगा, इसका मतलब क्या हो जी? 5 डे आफ्टर ई जो है प्लस में आएगा, यानी कि ऑप्शन जो है सी टिक आउट करेंगे। कची जी? प्लस में 5 डे आफ्टर। तो 46 नंबर क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन सी हो जाएगा। अब यहाँ पे 47 नंबर सवाल को बढ़िया से समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा है किसी लेंस का क्षमता जो है -5 डे आफ्टर है, तो इसका मतलब प्लस वाला जो है बातें खत्म हो गया, ठीक है। तो इसका फोकस दूरी क्या आ रहा होगा? तो फोकस दूरी अभी तो बताए 20 पे जो है
5 डायफ्टर आता है। अभी तो 5 डायफ्टर प्लस में प्राप्त किया ना, जब फोकस दूरी कितना था जी 20 था। तो इसको भी थोड़ा सॉल्व कीजिए, माइनस में ही आएगा। सॉल्व कैसे करेंगे जी, तो इसमें फोकस दूरी का जो है मान दिया है, देखिए अच्छा एफ दिया है, पी बराबर क्या होता है जी 1/f होता है। तो यहाँ से एफ का मान क्या हो जाएगा 1/p होगा, एफ इधर आएगा पी इधर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 आप पी का मान जो है माइनस में 5 डायफ्टर दिया तो माइनस में 5 करेंगे। तो देखिए ये जो है अगर इसको सेंटीमीटर बदलना है तो क्या करेंगे जी, मीटर में मान आएगा, और सेंटीमीटर बदलना है तो क्या करेंगे, इसको 100 से गुना कर देंगे। तो ये 5 से जो है 20 बार में कटेगा, इसका मतलब क्या होगा जी माइनस में 20 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। ऑप्शन जो है बी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो 47 नंबर का क्या हो जाएगा जी ऑप्शन बी। 48 नंबर समझिए, कह रहा है कि लेंस की क्षमता जो है 4 डायफ्टर है, ये प्लस में है, ठीक है। तो यहाँ पे एफ का मान जो है काची मैंने पूछा है, ये क्या कह रहा है, अच्छा फोकस दूरी पर ही खेला है, ध्यान रखिए फोकस दूरी सबका अलग अलग दिया है। अच्छा अवतल दर्पण भी दिया है। देखिए यहाँ पे इसका जो है कच्छी डायफ्टर जो है प्लस में है, तो प्लस में डायफ्टर इसका मतलब फोकस दूरी जरूर प्लस में रहा होगा। तो प्लस में रहा है तो इसका मतलब जाहिर सी बात है उत्तल लेंस होगा, है अवतल लेंस नहीं होगा। यानी कि ऑप्शन बी जो है डायरेक्ट कट गया प्लस माइनस देखते हुए, ठीक है। अब यानी कि इसमें 4 और 0.5 में 2.5 में चुनना है। तो अब थोड़ा सा समझते हैं, 4 डायफ्टर जो है इसका प्लस में जो है फोकस दूरी दिया है, इसका फोकस दूरी किस में दिया जी प्लस में दिया। तो इस पर अब खेलने का प्रयास करते हैं। तो इसका सूत्र हम लगाएंगे एफ बराबर 1/p पे, ठीक है। तो एक अब पी का मान जो है 4 डायफ्टर, तो यहाँ पे 4 डायफ्टर कर लेंगे, ये मीटर में है तो इसीलिए सेंटीमीटर बदलने के लिए क्या करेंगे जी 100 से गुना करेंगे। तो 4 से 100 जो है 25 बार में कटेगा। इसका मतलब जो है एफ का मान जो है 50 प्लस में जो है 25 सेंटीमीटर, कितना जी प्लस में 25। अच्छा मीटर में दिया है जी, मीटर में दिया है, ठीक है। तो इस सेंटीमीटर में बदलने का प्रयास न कीजिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो 1 में 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा जी, ये आ जाएगा 0.25 है। 1 में जो है 4 से भाग देना है तो कितना दशमलव देंगे तो 0 आएगा। तो 4 दूना के 8 घटेगा तो 2 और दशमलव है तो 0 होगा, 4 5 20 यानी कि 0.25 होगा। यानी कि ई जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। तो 48 नंबर क्या होगा जी ऑप्शन सी टिक आउट कर देंगे। तो यहाँ पे मीटर में ही आंसर दिया है, मीटर में ही आंसर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा इसमें अवतल लेंस क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसका दूरी जो है फोकस दूरी जो है प्लस में रहेगा, इसलिए अवतल लेंस तो नहीं हो सकता। 49 नंबर सवाल को समझिएगा ध्यान से। 49 नंबर क्या कह रहा है जी, तो यहाँ पे किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे कहते हैं। तो देखिए किसी बिंदु वस्तु से निकल रहा है, ठीक है, और किसी कोनो लेंस से अपवर्तित हो रहा है। तो यहाँ पे कोनो बिंदु वस्तु से प्रकाश आएगा और लेंस से क्या होगा जी अपवर्तित होगा, और अपवर्तित होकर क्या होगा जी प्रधान अक्ष किसी बिंदु से, यहाँ पे प्रधान अक्ष मेंशन करना चाहिए था, और इस किरण को भी मेंशन करना चाहिए था क्या जी प्रधान अक्ष के समांतर, ठीक है। लेकिन दोनों बात मेंशन नहीं किया है, लेकिन फिर भी यहाँ पे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि फोकस की बात कर रहा है, यानी कि ऑप्शन जो है सी होगा। 49 का क्या हो जाएगा जी ऑप्शन सी होगा। कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पे देखिए कह रहा है किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरण किसी लेंस से अपवर्तित होता है, लेंस से अपवर्तित हुआ, ठीक है। तो जिस बिंदु पर मिलता है, तो जिस बिंदु पर मिलता है यानी कि प्रधान अक्ष से ही मिलेगा। तो प्रधान से जिस बिंदु पर मिलता है क्या कहेंगे जी उसको फोकस ही तो कहेंगे। यानी देखिए फोकस का परिभाषा क्या होता है जी प्रधान अक्ष के समांतर 8 प्रकाशीय किरणें अपवर्तन के बाद प्रधान अक्ष जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे क्या कहेंगे जी यहाँ पे फोकस कहते हैं। तो यानी कि 49 का जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। तो परिभाषा आप लोग ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा सवाल में जो है कुछ शब्द जो है छोड़ दिया है, उन शब्द को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। यहाँ पे देखिए हम लोग 50वां सवाल को समझते हैं। किसी शब्दकोश में पाए जाने वाले छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। तो कौन सा लेंस पसंद करेंगे इसके लिए ध्यान रखिएगा, आप लोग हमेशा अवतल लेंस का चूज कीजिएगा। कौन सा लेंस चूज कीजिएगा जी अवतल लेंस, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे अवतल लेंस में कौन 50-50 सेंटीमीटर का दिया है, यहाँ पे 5-5 सेंटीमीटर का दिया है, ठीक है। तो हमको हमारा आँख का जो है न्यूनतम दूरी कितना होना चाहिए 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। यानी कि ऑप्शन जो है बी हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। ऑप्शन ए को छोड़िए और ऑप्शन सी और डी को छोड़िए। 5 सेंटीमीटर तो मैंने बहुत पास ले जाना पड़ेगा ना, ध्यान रखिएगा। तो यानी कि हम लोग यहाँ पे 50 सेंटीमीटर वाला फोकस दूरी वाला अवतल लेंस का प्रयोग कर सकते हैं। तो 50 का जो है क्या हो जाएगा जी ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। तो अब इस वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। इसका पार्ट 2 जो है आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, तो आप लोग प्लेलिस्ट को चेक कीजिएगा और प्लेलिस्ट में जो है पार्ट 2 को खोज लीजिए। और खोज लेने के बाद क्या कीजिएगा सारे के सारे वीडियोस को देखते चलिए। तो पार्ट 2 हम जल्दी ही अपलोड कर देंगे या अपलोड हो गया होगा, जाके देख लीजिए। ओके बाय।